आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपनी के बेसिक के बारे में जानना। ठीक है। सबसे पहला आप लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी। क्या? जिसका नाम क्या है? प्रीलिमिनरी। ठीक है। प्रीलिमिनरी में अपने को बेसिकली दो सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है। सेक्शन 1 में पढ़ना है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की ये एक्ट। इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ तक किसके ऊपर एप्लीकेबल, कहाँ तक एप्लीकेबल है। ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, कमेंसमेंट कब हुआ। ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन। 2000 कंपनी 2013 के पहले चलता था इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956, जिसको कंपनी एक्ट 2013 ने क्या कर दिया, रिपील्ड कर दिया, यानी उखाड़ के फेंक दिया। अब इंडिया में कंपनीज के रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं वो कहाँ पे दिए हुए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में। 13। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट 2013 को कंसोलिडेट किया गया और उसको अमेंड किया गया। कंसोलिडेट करना यानी उसको छोटा किया गया, यानी उसको अमेंड करके अमेंड किया गया। ठीक है। कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी लॉज थे उनके लिए। अब भी कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है। ठीक है। और ये जो 7 शेड्यूल है, ये जो 470 सेक्शन है, ये 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 29 चैप्टर में। अब कंपनीज एक्ट 2013 लाने का मेन मोटिव था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। किसको इम्प्रूव करना? कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना। ठीक है। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो थे, यानी छोटे छोटे मोटे जो शेयर होल्डर थे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार विसल ब्लोअर का भी कॉन्सेप्ट लाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि अगर अगर एकदम सिंपल टर्म में समझे, लेमन लैंग्वेज में, तो विसल ब्लोअर को बोलते हैं चुगलीखोर। अगर कंपनी कोई कुछ गलत काम करने जा रही हो तो कोई तो होना चाहिए जो उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। तो कंपनी के अंदर ही विसल ब्लोअर होता है, जो क्या करता है, जिसका काम क्या रहता है, अगर कुछ कंपनी क्या कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, उसके लिए उसको क्या करना, रिपोर्ट करना होता है विसल ब्लोअर को। ठीक है। अब देखो, टाइटल क्या है, नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है, पूरे इंडिया में। कमेंसमेंट, सेक्शन 1, सबसे पहले सेक्शन 1 आया था। सबसे पहले सेक्शन 1 एप्लीकेबल हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे रिमेनिंग सेक्शन क्या होते गए, एप्लीकेबल होते चले गए थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है। अब एप्लीकेशन किसके किसके ऊपर अप्लाई करता है कंपनी एक्ट 2013? सबसे पहले कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट जैसे कि LIC, इन सब के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर दिया हुआ LIC। ठीक है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और बाकी कुछ एंटिटीज है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्यूचर में नोटिफाई करेगी, उसके ऊपर भी कंपनी एक्ट 2013 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब देखो, मीनिंग ऑफ सिन। सिन का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक कंपनी का सिन क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये जो सिन है ये 21 डिजिट का होता है और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है। 21 डिजिट का होता है और ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टाटा स्टील लिमिटेड का सिन लिया जाए तो उसका सिन क्या है, L2710MH1907PLC000260। अब ये देखो, एल जो है ना, एल का मतलब होता है लिस्टेड। अगर यही अनलिस्टेड कंपनी होता तो एल की जगह पे होता यहाँ पे यू। अनलिस्टेड होता तो क्या होता, यू। लिस्टेड है तो क्या होगा, एल। 27100, ये है इंडस्ट्री कोड। ये क्या है, इंडस्ट्री कोड। ठीक है। MH यानी किस स्टेट में ये क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट हुआ है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी किस साल इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो 1907 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। और PLC का मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यही अगर प्राइवेट कंपनी होती तो एल की जगह टी होता, PTC। ठीक है। और ये जो 000260 है, इसको बोलते हैं यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी ये हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक बिजनेस के लिए, यानी हर एक कंपनी के लिए अलग अलग होगा। यहां तक सेम हो सकता है, देख लो एक बात बता देता हूँ, यहां तक सेम हो सकता है, यहां तक
पीएलसी तक, यू से लेके पीएलसी तक, लेकिन ये सारे का क्या होगा, डिफर होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 का हाईलाइट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, 470 सेक्शन थे कंपनी 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। टोटल 29 चैप्टर में बटा हुआ है और 7 शेड्यूल में बटा हुआ है। इसको ड्राफ्ट किया था जेजी ईरानी कमेटी ने, ठीक है। लोकसभा में पास हुआ था 18 दिसंबर 2012 को और राज्यसभा में पास हुआ 8 अगस्त 2013 को, ठीक है। अब देखो कंपनी का मीनिंग और उसका फीचर, सबसे पहले चीज एक मिनट जरा स्क्रीन ऊपर करिएगा जरा सा, क्या, स्क्रीन जरा सा ऊपर करिए ना। हाँ आप कर दीजिए। अब देखो कंपनी का फीचर, सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है, अ कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल बीइंग। आर्टिफिशियल बीइंग का मतलब ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, इनविजिबल, कंपनी का नाम होता है, पेपर पे होता है, वो दिखाई थोड़ी देता है, इंसान थोड़ी है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या है, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील, और एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, दैट मीन्स, और इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ कहाँ है, लॉ के द्वारा है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बीइंग अ mere creation of law, it possesses only those properties which the character of its creation confers upon it, either expressly or accidental to its very existence। एक बात बताओ, एक जस्टिस, चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा था कि कंपनी क्या होता है, इट्स आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टेंस इसका कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे होता है, लॉ के द्वारा, राइट। अब देखो प्रोफेसर हेनरी ने क्या बोला, ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। क्या कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है, क्या कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स दोनों अलग होते हैं या एक होते हैं, बहुत अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग कंपनी अलग और कंपनी का मालिक अलग। अलग वो थे परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या, कंपनी इस साल इनकॉर्पोरेट हुआ तो क्या इसी साल बंद हो जाएगा, या वो आने वाले सालों में चलता रहेगा। एंड नेक्स्ट, इट्स अ कॉमन सील, क्या कंपनी के पास अपना कॉमन सील होता है, कॉमन सील मतलब अब कंपनी साइन तो करेगी नहीं, तो कंपनी साइन नहीं करेगी तो कंपनी का कुछ तो होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, कॉमन सील यानी कंपनी का मोहर, ठीक है। बट कंपनी जो 2013 में जो कॉमन सील है उसको ऑप्शनल कर दिया गया है। अब चाहे तो कंपनी कॉमन सील लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती है, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। अब देखो लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कंपनी, अ कंपनी, अ कंपनी मींस, कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर दिस एक्ट का मतलब, अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ बोले तो कंपनीज एक्ट 1956 की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो कंपनी का फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की, और आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी। ओके, नाउ देखो कॉमन सील, कॉमन सील को क्या बोलते हैं, इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी affixed by officer and employees of the company on its every document। कॉमन सील क्या होता है, इट्स अ ऑफिशियल सिग्नेचर जो कि अफिक्स कौन करेगा, अब कंपनी खुद से तो आके उस मोहर को लगाएगी नहीं ना, तो कंपनी के बिहाफ में उस सील का, उस मोहर का यूज कौन करेगा, ऑफिसर करेगा या एम्प्लॉय करेगा, ऑफिसर या एम्प्लॉय करेगा। क्लियर है। अब देखो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये जो कॉमन सील था इसको क्या कर दिया गया, ऑप्शनल, क्या कर दिया गया, ऑप्शनल। यानी जो अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट में 2015 में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उसमें कॉमन सील को क्या कर दिया गया है, ऑप्शनल कर दिया गया है, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पता है ना कंपनी का टाइप, हम्म, कंपनी का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी का क्या टाइप होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी का सबसे पहला टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 22। अब देखो होता क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them। ठीक है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, किसी एक ऐसा कंपनी का नाम बताओ जो क्या है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है? और इस कंपनी का जो शेयर का लिमिटेशन है वो किसके थ्रू लिमिट किया गया है? मेमोरेंडम के थ्रू। क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होगा कि कंपनी कितना शेयर इशू करेगी अपने जीवन काल में, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, सब्सक्राइब कितना होगा, इशूड कितना होगा, पेड अप कितना होगा, कॉल्ड अप कितना होगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। एक बात बताओ, और जब ये कंपनी क्या आ जाएगी, वाइंडिंग अप में जाएंगी, कंपनी जब भी वाइंडिंग अप में जाएगी, कंपनी का जब भी क्या होगा, वाइंड अप, तो जो अनपेड अमाउंट है वो मेंबर से मांगा जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 क्लॉज 21। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या हुआ कि एक इंसान है जो क्या कर रहा है, कंपनी का से फॉर एग्जांपल 20 शेयर खरीदा, कितना शेयर खरीदा, परचेज किया उसने 20 शेयर, उसने क्या करा है, परचेज करा है। अब उस इंसान का, यानी वो जो इंसान है जिसने 20 शेयर परचेज करा है, अब वो 20 शेयर के लिए ही लायबल है ना, इज ओनली लायबल टू द 20 शेयर ना। ठीक है, यानी अगर कंपनी वाइंड अप में जाती है तो उसको जो बचा हुआ अनकॉल्ड कैपिटल है वो उसको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में होता है, लिमिटेड बाय शेयर में होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी का शेयर इशू होता है। लिमिटेड बाय गारंटी में होता है कि कंपनी का शेयर इशू नहीं होता है, कंपनी के नाम पे कोई शेयर इशू नहीं होता है, बल्कि मेंबर लोग क्या देता है, गारंटी देता है कि हाँ भैया हम इस कंपनी में 10 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, शेयर फिक्स कर रहे हैं, इतना भी मैं होगा नहीं। शेयर फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हाँ इस कंपनी में मैं 10 लाख रुपए दूंगा, इस कंपनी में तुम 5 लाख रुपए दोगे। ये क्या हुआ, गारंटी देना ना। ठीक है, अब देखो कंपनी मीन्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। देखो दोनों कंपनी में से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, मेंबर्स का जो लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड कहाँ होगा, मेमोरेंडम के थ्रू। किसके थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू। ऊपर वाले में था कि टू द अनपेड अमाउंट, टू द अनपेड अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो अभी तक मेंबर ने पे नहीं करा है, जो अभी तक कॉल नहीं हुआ है, यानी अनकॉल्ड कैपिटल पे, अनकॉल्ड जो अमाउंट बचा हुआ है, अनकॉल्ड अमाउंट जो बचा हुआ है, जो शेयर से, जो मेंबर से क्या करना है, मांगना बचा हुआ है, उस पैसे तक के लिए। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड कैसे होगी? जैसे हम बोल दी कि हम 10 लाख रुपए देंगे, तो मेरा लिमिटेशन कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख रुपए का। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाउंड अप, यानी जब कंपनी क्या होगी, बंद होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, हम कितना अमाउंट देने के लिए लायबल होंगे, जितना का मैंने गारंटी दिया उतना ही ना, या उससे ज्यादा दूंगा? नहीं। जितना का मैंने गारंटी दिया है बस मैं उतना ही अमाउंट देने के लिए क्या हूं, लायबल हूं। अमाउंट इज टू मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, यानी उसने जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए क्या करा है, वादा किया है, वो गारंटी दिया है, वो अमाउंट उसको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वाउंड अप। क्लियर है? अब देखो गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का एक एग्जांपल है भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है?
नाउ एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन किसके ऊपर? लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। यानी वैसा कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं, नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी मेंबर की लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बोलेंगे, ठीक है। इन सच ए कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी ए मेंबर। देखो, इस कंपनी में अगर मेंबर का लायबिलिटी सीज हो जाता है, ठीक है, मेंबर का लायबिलिटी सीज हो जाता है, तो वो मेंबर भी कंपनी में नहीं रहेगा, ठीक है, वो मेंबर भी कंपनी में नहीं रहेगा। जैसे अनलिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा एग्जांपल है एमओए इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। एमओए का नाम सुना है? हाँ, हाँ सुना। हाँ, तो अनलिमिटेड कंपनी का एग्जांपल है एमओए इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस, वो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी कितने तरह का हुआ? तीन तरह का। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड गारंटी। कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 22, लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 21, और अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 92। 92। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के बेसिस पे कंपनी का डिवीजन हुआ, तो उसमें सबसे पहला आया ओपीसी, 1% कंपनी। ओपीसी 1% कंपनी, 1% कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 62। अब देखो ओपीसी क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 में ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कि इकलौता इंसान, अब एक इंसान भी क्या कर सकता है? कंपनी बना के अपना बिजनेस रन करा सकता है। क्लियर है? अब देखो ओपीसी क्या होता है? ओपीसी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम। क्लियर है? एनी चेंजेस इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम। लिखा हुआ एनी चेंज इन नेम ऑफ द पर्सन। अगर किसी भी पर्सन के नाम में चेंज हो रहा है, जैसे मेंबर है, मेंबर के नाम में चेंज होगा तब तो वो अफेक्ट करेगा। किसी पर्सन के नाम में चेंज हुआ, एनी चेंज इन नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड, ये ऑल्टरेशन का मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन क्या होता है? जैसे कंपनी का जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ठीक है, कंपनी का ये क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी का क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन, ठीक है, ये कोई भी आदमी इंसान पढ़ सकता है, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल कोई भी इंसान पढ़ सकता है। एमसीए से जाकर डाउनलोड कर ले वो, कुछ नॉमिनल फी पे करना होता है और उसके बाद वो तुम एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो कोई भी नाम में अगर चेंजेस होता है तो वो मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? देखो, अब ओपीसी में कौन मेंबर बन सकता है? ओपीसी में मेंबर बनने के लिए एलिजिबल कौन है? ओपीसी में मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है ओनली नेचुरल पर्सन होना चाहिए। कौन सा पर्सन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग, और वो इंडिया के सिटीजन भी होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन, और वो रेसिडेंट भी होना चाहिए इंडिया का, यानी रेसिडेंट इन द सेंस की वो जो पर्सन है, वो जो बंदा है, वो 180 दिन से कम से कम, वो 180 कम से कम 182 दिन वो इंडिया में रुका हुआ होना चाहिए, ठीक है, प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग वन फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, यानी पिछले साल में वो कम से कम 182 दिन इंडिया में रुका हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का। तो ओपीसी में मेंबर बनने के लिए कितना टोटल ये है कंडीशन है? पहला, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोग होने चाहिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो इंडियन सिटीजन, यानी उनके पास इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, और वो रेसिडेंट भी होने चाहिए इंडिया के, तभी जाके वो एलिजिबल होगा किस चीज के लिए? ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो एलिजिबल होगा, ठीक। और ओपीसी में एक नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं, ओपीसी में एक नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मेंबर मान लो मर वर गया, अगर मेंबर क्या हो गया, मेंबर का डेथ वेथ हो गया, यानी ओपीसी को चला कौन रहा था? सिर्फ एक ही मेंबर ना, उसका भी डेथ हो गया, तो अब उसको चलाने के लिए कोई बचा नहीं ना, तो कम से कम एक नॉमिनी होना चाहिए ना,
क्लियर है? नाउ दूसरा प्राइवेट कंपनी, दूसरा कौन सा कंपनी है? प्राइवेट, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 68। ठीक है, अब देखो प्राइवेट कंपनी क्या होता है। अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी इसमें भी मिनिमम शेयर कैपिटल कितना लगेगा ये क्या है, रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करेगी। लेकिन देखो सेंट्रल प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल में क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल कुछ कंडीशंस लगाया है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, सॉरी कंडीशन लगाया है कि प्राइवेट कंपनी ना अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नहीं ठीक कर है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी को छोड़ के, ओपीसी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में मेंबर का लिमिट कितना है, 200। मेंबर का लिमिट कितना है, 200। और ये पब्लिक से इन पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है कि आइए और आप मेरा आके शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकता है, लोगों को, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है कि आके आप मेरा शेयर क्या करें, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब देखो अगर दो ज्वाइंट होल्डर होंगे, अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर, एक शेयर कोई दो लोग अपने नाम पे लिया हुआ होगा, जैसे होता है ना ज्वाइंटली लिया होगा, दो लोग, हेलो, हम्म, प्राइवेट कंपनी का हेलो शेयर दो लोग ज्वाइंटली ले रखा होगा। क्या ले रखा होगा, ज्वाइंटली, तो उसको सिंगल मेंबर मानेंगे। शेयर ठीक है, दो लोग मिलके प्राइवेट कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ तो उसको सिर्फ सिंगल मानेंगे। ठीक है, कि एक ही मेंबर मानेंगे। अब देखो और फर्दर प्रोवाइडेड, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड, यानी प्रोवाइडेड का मतलब प्रोवाइडेड दैट। अब देखो एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। अब देखो एक्सेप्शन क्या है, दो लोग को एक मानेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक या एक से ज्यादा शेयर क्या किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, ज्वाइंटली परचेज किए हुए हैं, तो उसको क्या मानेंगे, सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। क्लियर है? हम्म नाउ फिर बोल रहा है एक और एक्सेप्शन क्या है, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी। देखो अब 200 में कौन आएगा, हुआ था ना कि पब्लिक कंपनी में, सॉरी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 200। अब 200 में कौन आएगा, जो बंदा वहां एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो नहीं आएगा। जो बंदा फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, जिसने एम्प्लॉयमेंट क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी जिसने जॉब छोड़ दिया, वो भी कवर 200 में कवर नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, वेयर मेंबर ऑफ अ कंपनी while in the employment and having continued to be member after employment cease shall not be included in the number of members। देखो एम्प्लॉयमेंट में है तब तो मेंबर नहीं मानेंगे, अगर वो रिटायर कर गया उसके बाद भी वो मेंबरशिप लौटाया नहीं, यानी उसने अपना शेयर अभी भी अपने पास रखा हुआ है, तो उसको मेंबर नहीं मानेंगे। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट सीज्ड हो गया, यानी उसका टेन्योर खत्म हो गया, वो रिटायर कर चुका है। shall not be included in number of members, उसको नंबर ऑफ मेंबर यानी 200 में उसको काउंट नहीं करेंगे, 200 में उसको काउंट नहीं करेंगे। नहीं कर अब देखो एक और कंडीशन था ना कि पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, यानी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि आइए आप मेरा आके शेयर परचेज करिए। क्लियर है? ओके, नाउ ये क्या था, पब्लिक कंपनी। अब देखो प्राइवेट कंपनी, सॉरी वो क्या था, प्राइवेट कंपनी। अब देखो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 71। अब देखो पब्लिक कंपनी के बारे में क्या बोला गया, अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, हेलो, हाँ पब्लिक कंपनी, सॉरी हाँ, पब्लिक कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, ओके नहीं किया गया है। क्या लिखा हुआ है, पब्लिक फिर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अरे प्राइवेट कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 ने क्या कर दिया गया है, प्राइवेट कंपनी दो ये कंपनी एक्ट 2013 ने प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर दिया है, और पब्लिक कंपनी को क्या बोला है,
कि वैसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी। और इसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा, एज में प्रिस्क्राइब, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स में जो नोटिफाई करेगी वो उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा। क्लियर है। अब लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, यानी फिर देखो अब क्या है, एक्सेप्शन है। सब्सिडरी कंपनी जो होगा ना प्राइवेट कंपनी का, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी होगा ना, सब्सिडरी यानी जिसमें 50% से ज्यादा क्या और कर रखा होगा प्राइवेट कंपनी ने, उसका शेयर परचेज किया हुआ होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे। ये एक्स लिमिटेड है, कौन है, एक्स लिमिटेड। पहले मार्कर मेरे को छोटा करना, ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है। एक्स लिमिटेड है, ठीक है। ये है पब्लिक कंपनी, कौन सा कंपनी, ये है पब्लिक कंपनी। इसका एक सब्सिडरी है, इसने एक वाई कंपनी में, इसने क्या किया है, वाई कंपनी में, वाई लिमिटेड में, वाई लिमिटेड का 50% से ज्यादा शेयर जो है इसने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है। कितना, 50% और मोर, ठीक है। तो ये सब्सिडरी कंपनी हो गया, 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर रखा है किसने, एक्स लिमिटेड ने, वाई लिमिटेड का। तो वाई लिमिटेड सब्सिडरी हो गया एक्स लिमिटेड का, ठीक है। अब देखो ये अभी कौन सा कंपनी है, पब्लिक कंपनी ना, बट ये अगर वाई लिमिटेड पब्लिक कंपनी ना होके प्राइवेट कंपनी होता, कौन सा कंपनी, प्राइवेट कंपनी होता, कौन सा कंपनी होता, वाई पी पीवीटी एलटीडी, क्या होता, वाई पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसको पब्लिक कंपनी ट्रीट नहीं करते, इसको प्राइवेट कंपनी इसको प्राइवेट कंपनी ट्रीट नहीं करते, ये जो वाई लिमिटेड है इसको प्राइवेट ट्रीट नहीं करते, इसको क्या ट्रीट करते हैं, पब्लिक कंपनी। बिकॉज पब्लिक का सब्सिडरी भी क्या माना जाता है, पब्लिक माना जाता है, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी क्या माना जाता है, पब्लिक माना जाता है। क्लियर है, ओके। अब देखो वही चीज लिखा हुआ है, a private company sorry provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even when such subsidiary company continue to be a private company in its article। ये जो कंपनी है, ये जो वाई प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपने आर्टिकल में, इसके आर्टिकल में लिखा हुआ रहेगा कि ये क्या है, वाई प्राइवेट लिमिटेड है, फिर भी इसको क्या ट्रीट करेंगे, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी, यानी इसको क्या ट्रीट करेंगे, पब्लिक कंपनी ही ट्रीट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। तो अगर सिंपल टर्म में बोले तो मैं बोल सकता हूं कि पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी क्या ट्रीट होगा, पब्लिक ही ट्रीट होगा, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, एक कंपनी और छूटा हुआ ऊपर में, स्मॉल कंपनी, कौन सा कंपनी, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 85। अब देखो स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी जिसका पीयूएससी कितना है, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी 50 लाख से ज्यादा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50, यानी पीयूएससी कितना होगा, मैक्सिमम 50 लाख रुपए। और अगर हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 करोड़ रुपया, कितना, 10 करोड़ रुपया, ठीक है। ये किसके बारे में है, पीयूएससी के बारे में, यानी पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में बोल रहा है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है कंडीशन, टर्नओवर। टर्नओवर क्या बोल रहा है, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई हायर अमाउंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है तो वो 200 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है, क्लियर है? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ? अदर देन। क्या लिखा हुआ है? अदर देन अदर पब्लिक देन। कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जब भी होगा वो क्या होगा? प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी नहीं होगा। नहीं क्लियर है? और स्मॉल कंपनी का पीयूएसी कितना होगा, यानी पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करती है तो वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा टर्नओवर उसका। और ये देखो एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एंड और नहीं लिखा हुआ है, एंड यानी साथ ही साथ ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। साथ ही साथ ये पीयूएसी के साथ साथ ये टर्नओवर वाला भी कंडीशन क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। और ये कंडीशन क्या है कि टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो 200 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो एक्सेप्शन है कुछ, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। यानी एक्सेप्शन क्या है स्मॉल कंपनी का? स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होगा। स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होगा। स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगा। यानी सेक्शन 8 कंपनी बोले तो एनपीओ, नॉन नॉन अरे एनजीओ, सॉरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं होगा। ठीक है? या नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी समाज सेवा करने के लिए आप स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं खोल सकते हैं। क्लियर है? और अगला, स्मॉल कंपनी कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट नहीं होगा। यानी ये जो स्मॉल कंपनी है कभी भी स्पेशल एक्ट पास करा के नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? जैसे एलआईसी के लिए अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास कराया गया था, राइट? आरबीआई के लिए अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास कराया गया था। तो स्मॉल कंपनी के लिए अलग से कोई भी एक्ट पास करवाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, एक होता है होल्डिंग कंपनी। कौन सा कंपनी? होल्डिंग, सेक्शन 2 क्लॉज 46। अब होल्डिंग कंपनी क्या होता है? इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? वैसा कंपनी जिसका कोई क्या हो? सब्सिडरी हो। वैसा कंपनी जिसका कोई क्या हो? सब्सिडरी कंपनी हो। अब देखो जैसे यहाँ पे अभी वाले एग्जांपल में ये एक्स लिमिटेड क्या था? होल्डिंग था ना? एक्स लिमिटेड क्या था? होल्डिंग था ना, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को क्या कर रखा था? 50% से ज्यादा इसका शेयर खरीदा हुआ था ना। तो एक्स हो गया होल्डिंग और वाई हो गया सब्सिडरी। एक्स क्या हो गया? सब्सिडी एक्स क्या हो गया? होल्डिंग। वाई क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी। एक्स ने होल्ड करा है ना वाई में, एक्स ने होल्ड करा है ना वाई में, एक्स होल्ड करा है वाई में, तो एक्स होल्डिंग है और वाई क्या है? सब्सिडरी। क्लियर है? तो अब देखो होल्डिंग कंपनी को अगेन कंपनीज एक्ट 2013 ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एक्सप्लेन किया किसको है? सब्सिडरी कंपनी को। किसको किया है? सब्सिडरी कंपनी को। अब देखो सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, वैसा कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी का, वैसा कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी का, फिर से बोलो, वैसा कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी का क्या है? कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन के ऊपर क्या है? कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल। होल्डिंग का कंट्रोल है सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। ठीक है? और एक्साइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। यानी कंपनी का, यानी उस कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर किसने रखा हुआ है? होल्डिंग कंपनी ने रखा हुआ है। ठीक है? तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी वैसा कंपनी होता है जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन के ऊपर। और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या करती है? कंट्रोल एक्साइज करती है। 50% से ज्यादा शेयर अपने पास, टोटल शेयर कैपिटल अपने पास क्या करती है? रखती है। क्लियर है? क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding company as may be prescribed have not a layer of subsidiary।
क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond as may be prescribed। ये जो layer of subsidiary है ना, layer of क्या है, subsidiary। सबसे जैसे देखो यहाँ पे यही बताता हूं मैं, एक्स लिमिटेड क्या है होल्डिंग ना, वाई लिमिटेड होल्डिंग क्या है सब्सिडरी ना, सबसे ठीक है। अब देखो एक काम मैं, एक मिनट, हाँ, अब देखो ये जो एक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, इस एक्स लिमिटेड का दो से ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या ये पहला लेयर है, क्या ये पहला लेयर है। अब एक्स लिमिटेड चाहे तो खुद और वाई लिमिटेड दोनों के साथ मिलके इसने जेड लिमिटेड को एक्वायर किया, किसको एक्वायर किया, जेड लिमिटेड को, किसको, जेड लिमिटेड को। लिमिटेड अब देखो तो एक्स लिमिटेड का कितना लेयर हो गया, पहला लेयर वाई लिमिटेड और दूसरा लेयर जेड लिमिटेड। तो ये जो वर्ड, ये जो पॉइंट है ना, ये प्रोवाइडेड सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी ये जो होल्डिंग कंपनी है, ये जो होल्डिंग कंपनी है, ये एज में प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है ना, तो रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है कि, रूल में प्रिस्क्राइब ये किया गया है कि कोई भी कंपनी अपना दो से ज्यादा लेयर नहीं बना सकती। ये कितना लेयर हो गया देखो, पहला लेयर दो और ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर अलाउड है कि नहीं, तीसरा लेयर अलाउड है या नहीं है, तीसरा लेयर अलाउड नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज a company shall be deemed to be a subsidiary company of holding company even if the control referred in sub clause 1 or sub clause 2 is another subsidiary company of a holding company। that means एक बात बताओ, sorry, a company shall deemed to be a subsidiary company, एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जा सकती है होल्डिंग का, अगर ये जो कंट्रोल रेफर किया गया ना, सब क्लॉज 1 में कंट्रोल क्या रेफर किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंपोजिशन का जो कंट्रोल होगा वो कौन एक्साइज करेगा, होल्डिंग कंपनी करेगा। और दूसरा सब क्लॉज में क्या लिखा गया था कि 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगा, सॉरी, ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी, अनदर सब्सिडरी कंपनी यानी ऑफ होल्डिंग कंपनी। एक बात बताओ, ये जो है क्या ये सिर्फ इसी के लिए है, ये जो रूल है कि 50% से ज्यादा करेगा और बोर्ड का कंपोजिशन, ये एक्स लिमिटेड क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ये सिर्फ वाई लिमिटेड के लिए है या जेड लिमिटेड के लिए भी होगा, बोलो, दोनों के लिए होगा ना, एक के लिए नहीं होगा ना। क्लियर है, अरे ठीक है, दोनों के लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। और वही लिखा है कि कंपोजिशन कंट्रोल कौन करता है, दूसरा कंपनी करेगा ना। दैट मीन्स कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी करेगा ना, सब्सिडरी के बोर्ड को कंट्रोल, ठीक है, होल्डिंग कंपनी करेगी ना। अब देखो, controlled by another company if that other company may exercise some power exercised by it at its direction can appoint or remove all the majority of the directors। एक बात बताओ, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ए वाई लिमिटेड, तुम एक्स लिमिटेड बोल रहा है वाई लिमिटेड को कि तुम्हारे बोर्ड में जो मिस्टर ए है तुम उसको रिमूव करके मिस्टर बी को क्या करो, अपॉइंट करो। क्लियर है, तो चाहे तो वो रिमूवल सबका कर सकता है, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर का रिमूवल कर सकता है। क्लियर है। एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड, कंपनी ये जो वर्ड है ना, इसको बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, ये जो वर्ड है इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है वो क्या होगा आगे पढ़ेंगे। अब देखो ना, लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, लेयर का मतलब होता है
सब्सिडरी और सब्सिडरीज। सब्सिडरी और एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी, उसी को क्या बोलते हैं? लेयर्स। क्लियर है? ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? उसमें सेक्शन 88 से लेके तुम्हारा सेक्शन 122 तक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।